ये जो टिम्पेनिक कैविटी है उसकी लोकेशन या उसका लोकेशन होता है Bakit eto mga nagat इन mga बिटवीन hindi ko pala may kami ng kapsila lang. इन बिटवीन Kung kaya ko एक्सटर्नल pala ईयर ng एंड tao na. Ah, एंड इनर ईयर इन बिटवीन एक्सटर्नल ईयर एंड इनर ईयर एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर के बीच की जो कैविटी है उस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं आपका टिम्पेनिक सर ये जो टिम्पेनिक कैविटी है ये पूरी की पूरी हवा से भरी हुई होती है पूरी की पूरी ये जो कैविटी है वो भरी होती है हवा से इसमें होती है एयर देखिएगा सुनिए समझना इसको ध्यान से कि इसमें हवा ही क्यों होती है यार अपन जनरली देखते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी जो अदर कैविटीज है जैसे मैं बात करूँ प्लूरल कैविटी मैं बात करूँ पेरिकार्डियल कैविटी मैं बात करूँ क्रेनियम कैविटी है पेरिटोनियल कैविटी इन कैविटीज के अंदर फ्लूइड होता है पेराइटल को पढ़ते हैं पेराइटल के पेराइटल लेयर और विसरल लेयर की बात करें पेराइटल और विसरल के बीच में जो फ्लूइड होता है ठीक है वो उस पर्टिकुलर कैविटी का फ्लूइड होता है ठीक है जैसे कि अपना जो पेराइट जो अपनी प्लूरल कैविटी है जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड होता है क्रेनियम कैविटी के अंदर आपका सीएसएफ होता है ठीक है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ठीक है ये फ्लूइड क्या करता है कि ये फ्लूइड है उस कैविटी का जो फंक्शन है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है यार यहाँ पे भी अपन पढ़ रहे हैं कैविटी ये भी बॉडी का एक इनर मोस्ट कैविटी है मतलब यहाँ पे भी फ्लूइड होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे फ्लूइड नहीं है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका एयर प्रेजेंट है हवा प्रेजेंट है ये हवा क्या हवा ही है क्यों है तो यार आप खुद सोचना एक बार सोचना कि मैंने इस कैविटी के अंदर आपका फ्लूइड डाल दिया इसके अंदर क्या डाल दिया क्या फ्लूइड डाल दिया यदि मैंने इस कैविटी के अंदर फ्लूइड डाला तो फ्लूइड डालने से क्या होगा कि आप खुद सोचो अभी अभी अपन ने पढ़ा है अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि यार जैसे ही कोई साउंड वेव आती है तो वो जो साउंड वेव है वो साउंड वेव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आके आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जाता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जाके वो सीधा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर आपका इम्पैक्ट करता है उसके ऊपर जाके टकराता है जैसे ही साउंड वेव टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराएगी तो टकराते टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होगा ये सत्य है जैसे ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपका वाइब्रेट करेगा तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से बिल्कुल अटैच होता है बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है आपकी ऑडिटरी ओसिकल्स यानी कि जो मिडल ईयर का एक बोन है ये वाली जो हड्डियां हैं ये ये है ऑडिटरी ओसिकल्स मिडल ईयर बोन जिनको बोलते हैं ठीक है ये मिडल ईयर बोन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से बिल्कुल जुड़ी हुई रहती है बिल्कुल इस हिसाब से यानी कि जैसे आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हुआ तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेशन होते ही आपका जो ऑडिटरी ओसिकल्स है इनमें मूवमेंट होगा इनमें मूवमेंट होने से क्या होगा कि ये जो ऑडिटरी ओसिकल्स है ये मूव करके उस साउंड वेव को ट्रांसमिटेड कर देगी आपके ईयर के अंदर इनर ईयर में यानी कि मैं पर्टिकुलर जगह बोलूँ तो कॉकलिया पर्टिकुलर बोलूँ तो किस में ट्रांसमिटेड कर देगी कॉकलिया में ताकि आपका हियरिंग मैकेनिज्म है वो पूरा हो सके पूरा एग्जिबिट हो सके ठीक है बट सपोज करो इस कैविटी में मैंने ये एयर की जगह पानी भर दिया यार आप खुद सोचो जब पानी यहाँ भरा हुआ होगा तो ये जो ओसिकल्स है ये ओसिकल्स उतना फ्रीली मूवमेंट कर पाएगी क्या जितना फ्री मूवमेंट एयर में होता है जितना फ्री मूवमेंट हवा में होता है ऑब्वियसली उतना फ्री मूवमेंट नहीं होगा और जब उतना फ्री मूवमेंट नहीं होगा तो फ्री मूवमेंट नहीं होने से क्या होगा कि आपका जो साउंड वेव है वो इजी गोइंग में इनर ईयर में ट्रांसमिटेड नहीं होगा ईयर में ट्रांसमिट नहीं होगा तो आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट रहेगा दैट्स वाई वहां पे आपके हवा रहती है दूसरा मैं बोलता हूँ कि टिम्पेनिक कैविटी सिंगल मोस्ट बॉडी का इनर कैविटी होता है जिसका जो प्रेशर है वो प्रेशर इक्वल होता है इक्वल प्रेशर होता है इक्वल होता है किसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के यानी कि जो मिडिल ईयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रेशर के इक्वल होता है ठीक है और इसका इक्वल प्रेशर कौन मेंटेन करके चलता है एयर मेंटेन करके चलती है एयर में भी क्या देखिएगा ये वाला देखिएगा डायग्राम एक बार ये आपका मिडिल ईयर है पूरा का पूरा दिस वन इज योर मिडिल ईयर और ये जो आपका मिडिल ईयर है इस मिडिल ईयर का मैं बोल रहा हूँ इसका जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बराबर होता है
कौन मेंटेन करता है? सर ये मेंटेन करके चलता है आपका ऑडिटरी ट्यूब या आपका यूस्टेचियन ट्यूब। ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है वो यहाँ का एयर का प्रेशर मेंटेन करके चलता है, और ये प्रेशर है वो मेंटेन क्यों रहना चाहिए? सोचना, मैं वापस उसी एग्जांपल पे आता हूँ। मैंने अभी बोला है कि जैसे कोई साउंड वेव आएगा तो वो साउंड वेव आपका टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन पे टक करेगा, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी, और टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने से ऑडिटरी ओसिकल्स में मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होने से आपका साउंड वेव है वो इनर ईयर में ट्रांसमिटेड होगा। अब सोचिएगा, यदि यहाँ का जो प्रेशर है, इस कैविटी का जो प्रेशर है, वो प्रेशर, इस कैविटी का जो प्रेशर है, वो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, तो आप खुद सोच कि जब इस कैविटी में प्रेशर ज्यादा रहेगा, इस कैविटी में प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो आपके टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा क्या पीछे से? लाइक दिस। ये आपका टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन है, ये आपका इधर से आपका मिडल ईयर है। यदि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, तो पीछे से प्रेशर ज्यादा होने से, अरे ये तो ड्रम ही तो, ये तो पतली सी झिल्ली है, इस झिल्ली के ऊपर जैसे ही प्रेशर लगेगा तो ये आगे की तरफ रहेगी, बल्जिंग रहेगा इसमें। और जब इसमें बल्जिंग रहेगा तो आप खुद सोचो, क्या ये उतने अच्छे तरीके से साउंड वेव को रेस्पॉन्ड कर पाएगी जिस हिसाब से आपके नॉर्मल प्रेशर में थी? उतना अच्छे तरीके से ये उसको साउंड वेव को है वो इतना रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। और जब उतना अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आपका वापस वही बोल रहा हूँ कि हियरिंग इंपेयरमेंट आना स्टार्ट होगा। और हियरिंग इंपेयरमेंट आना स्टार्ट होगा तो हियरिंग इंपेयरमेंट आने से क्या होगा कि यार हियरिंग इंपेयरमेंट आने से बंदा है वो अच्छे से नहीं सुन पाएगा। किस, ये यहाँ का एयर, यहाँ का जो प्रेशर है वो कौन मेंटेन करके चलता है? एयर। कौन मेंटेन करता है? एयर। और यहाँ हवा कहाँ से आती है? यूस्टेचियन ट्यूब से, ये आपका ऑडिटरी ट्यूब से। सर आगे बात करते हैं, आगे बात कर रहे थे अपन इसी कैविटी के बारे में, सुनना इसको। मैंने अभी तक जो बोला है वो ये बोला है कि मिडल ईयर इज आल्सो नोन एज द टिम्पेनिंग कैविटी। दिस टिम्पेनिंग कैविटी इज लोकेटेड इन बिटवीन एक्सटर्नल ईयर एंड इनर ईयर। ये जो एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर के बीच की जो कैविटी है उसका प्रेशर किसके इक्वल होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इक्वल होता है। ये जो प्रेशर है उसको मेंटेन कौन किसके थ्रू ये मेंटेन होती है? एयर के थ्रू। कौन सा पार्ट है जो इसका एयर का जो एक्सचेंज है वो करवाने में हेल्प करता है? तो आपका यूस्टेचियन ट्यूब या आपका ऑडिटरी ट्यूब या टिम्पेनोफारिंजियल ट्यूब। सर आगे बात करते हैं कि ये जो आपका टिम्पेनिंग कैविटी है, ये फिर आपका जो मिडल ईयर है, इस मिडल ईयर के कितने पार्ट होते हैं? तो सर वापस मैं वही बोलूंगा कि इस मिडल, इस जो आपका टिम्पेनिंग कैविटी है या फिर आपका जो मिडल ईयर है, इस मिडल ईयर को मोटा मोटा 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है। ठीक है, देर आर थ्री टाइप ऑफ, देर आर थ्री टाइप ऑफ, थ्री पार्ट ऑफ टिम्पेनिंग कैविटी। इस टिम्पेनिंग कैविटी के 3 पार्ट होते हैं, इस टिम्पेनिंग कैविटी के 3 पार्ट होते हैं। देखना सर, ये टिम्पेनिंग कैविटी का डायग्राम है आपके सामने, ये वाला जहां जहां मेरा मार्कर घूम रहा है, दिस वन इज एंटायर टिम्पेनिंग। सर इस टिम्पेनिंग कैविटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सीधा सा सिंपल सा सोचे तो कैसे 3 टाइप बना रखे हैं इसके? एक वो पार्ट है जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन से ऊपर है, एक वो पार्ट है जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन से नीचे है, और एक वो पार्ट है जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के सामने, ये वाला पार्ट। जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के ऊपर है उसको अपन ने बोला है एपिटिम्पेनम, जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के नीचे है उसको बोला अपन ने हाइपोटिम्पेनम। अरे एनाटमी के अंदर सीधा सा क्लियर सा लिखा होता है, जब किसी चीज के आगे एपी लिखा होता है तो वो होता है उसके ऊपर की तरफ, जब किसी चीज के नीचे हाइपो लिखा होता है तो आगे हाइपो लिखा होता है तो वो होता है उसके नीचे। अरे एब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन तो पता होंगे, ये एब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, या गैस्ट्रिक का मतलब स्टोमक है। स्टोमक वाला जो पार्ट है, स्टोमक का ये वाला पार्ट, ये स्टोमक के जस्ट ऊपर की तरफ ये गैस्ट्रिक, स्टोमक का आपका एपिगैस्ट्रिक। नीचे, स्टोमक से नीचे हाइपोगैस्ट्रिक, यानी कि आपका एब्डोमिनल कैविटी का सबसे नीचे वाला पोर्शन इज द हाइपोगैस्ट्रिक। और रिमेनिंग ये बीच में आपका अम्बिलिकल मूव है, ये आपका कौन सा हो गया? राइट,
ये कौन सा पार्ट होता है, राइट और लेफ्ट? ये आपका ये आपका राइट एंड लेफ्ट, ये आपका राइट एंड लेफ्ट, ये आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, 1970। ठीक है सर, मैं वापस आ रखता हूँ। पार्ट ऑफ टिम्पेनिक कैविटी, कितने पार्ट में टिम्पेनिक कैविटी को डिवाइड किया सर? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? वो पोर्शन जो कि टिम्पेनिक कैविटी से ऊपर की तरफ हो, इज एपिटिम्पेनम। टिम्पेनिक कैविटी से नीचे वाला जो पोर्शन है ये इज हाइपोटिम्पेनम, और टिम्पेनिक कैविटी के जस्ट सामने मीजोटिम्पेनम। तीनों के तीनों पार्ट है अपने इस मिडिल में। ये आपके टिम्पेनिक, ये तो कैविटी के पार्ट हो गए। ठीक है सर, नेक्स्ट यदि अपन बात करें, तो सर ये जो अपना मिडल ईयर है, ये पूरा का पूरा मिडल ईयर, जो है वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है सर, देखना इस डायग्राम को ढंग से, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इस मिडल ईयर का, इसको ढंग से देखना, क्योंकि जब अपन मिडल ईयर को पढ़ेंगे तो इस मिडल ईयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग है, लेकिन पूरी की पूरी है वो पार्ट मिडल ईयर का है। ठीक है, अलग अलग कैसे सर? देखो, जब एक्सटर्नल ईयर पढ़ा था तब अपन ने देखा था कि इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से आगे जो पार्ट है ये एक्सटर्नल ईयर के अंदर इंक्लूडेड होता है, और इससे आगे इधर का पार्ट क्या था, मिडल ईयर। इसका मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज आल्सो इंक्लूडेड इनटू मिडल ईयर। अरे यस और नो? दूसरा, ये देखिए ऑडिटरी ओसिकल्स भी मिडल ईयर में है, इनको भी अपने को सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। जो आपकी ईयर बोन्स जो होती है, ऑडिटरी ओसिकल्स, ये भी आपके मिडल ईयर का पोर्शन है। अगला यदि मैं बात करूं तो ये देखो, ये यूस्टेचियन ट्यूब, ये भी किसका पार्ट है? ये भी मिडल ईयर का पार्ट है। उससे आगे की तरफ मैं बात करूं तो सर ये देखिएगा, ये आपके दो छोटे छोटे ये पोर्शन हो गए, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है दिस वन, ये देखिएगा ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, ये भी किसका पार्ट है? ये भी आपके मिडिल ईयर का ही पार्ट है। सर इसके बाद में अपन बात करते हैं तो, और ये आपका मेस्टोइड प्रोसेस, ये भी किसका पार्ट है? यानी कि मिडल ईयर है वो बिल्कुल अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर बिखरा हुआ है, बिल्कुल एक दूसरी जगह ये बिखरा हुआ है। ठीक है, तो अपने काम करते हैं, इन सब को एक सीरीज से पढ़ते हैं, सीरियल वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, तो सर अपन स्टार्ट करते हैं कंपार्टमेंट ऑफ मिडल ईयर, कंपार्टमेंट ऑफ मिडल ईयर। और कंपार्टमेंट ऑफ मिडल ईयर के अंदर मैं सबसे पहला जो पार्ट है कंपार्टमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो पढ़ता हूँ, टिम्पेनिक membrane. Sir, this tympanic membrane is also known as eardrum, सर इसी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं? तो सर इसी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को बोलते हैं आल्सो नोन एज मैरिंगो। मैरिंगो, अरे सुना होगा मैरिंगोप्लास्टी, मैरिंगाइटिस, infection and inflammation of tympanic membrane is known as the meningitis. Surgical reconstruction of tympanic membrane is known as meringoplasty, tympanoplasty. ये सारी की सारी अपन प्लेटफॉर्म में अपन बात करेंगे। ये देखना सर, मैं पहला पार्ट का बात कर रहा था वो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। इसी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं? eardrum। इसी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं? मैरिंगो। ठीक है सर, लिखना है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में।
आगे बात करते हैं कि सर कलर कैसा होता है इसका, लाइट पिंक, लाइट पिंक कलर की होती है, हल्की सी पिंकिश कलर की होती है आपकी टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नॉर्मल कलर ऑफ टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे आपको नॉर्मल कलर्स दे सकता है कि आप देखते हो आपने ऑटोस्कोप अंदर डाला, ऑटोस्कोप अंदर डालने के बाद में देखते हैं कि आपका जो टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन है उस टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन का जो कलर है वो इस टाइप से दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है, वहाँ पे आपका रेडनेस है, रेडनेस दिख रही है। तो सर रेडनेस वहाँ होती है जहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, वो क्योंकि वो इन्फ्लाम्ड टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन है, वो नॉर्मल टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन नहीं है। और नॉर्मल यदि टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन के कलर की मैं बात करूँ तो नॉर्मल किस टाइप का कलर होता है, लाइट पिंक कलर होता है। सर आगे की तरफ बात करते हैं कि आपका जो टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन के खुद कितनी लेयर से मिलकर बनती है, लेयर्स ऑफ टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन, लेयर्स ऑफ टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन यानी कि जो टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन है वो खुद कितनी लेयर से मिलकर बनती है। तो लेयर्स ऑफ टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन के अंदर अपन बात करते हैं कि टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय थ्री थ्री लेयर्स, तीन लेयर से मिलकर बनती है। नंबर वन आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड थर्ड वन इज द इनर लेयर। आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड थर्ड वन इज द इनर लेयर। सर ये जो इसका आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर बनता है, ये आउटर लेयर बनता है स्किन, स्किन से, ठीक है। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। सर देखिएगा इसको, ये आपका टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन है। इस टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन के जस्ट आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं कि आउटर सरफेस है वो किसका बना हुआ होगा, कैसे बना हुआ होगा। तो आउटर जो लेयर है उसको मैंने बोला है स्किन लेयर, कौन सी लेयर बोला है मैंने, स्किन लेयर। सर ये जो स्किन लेयर है वो बनी होती है कि पढ़ा है जस्ट अभी तो अपन ने ईयर वैक्स फॉर्मेशन के अंदर जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो स्किन है वो पार्टिसिपेट करती है, स्किन शेडेड होती है, वहाँ पे हेयर फॉलिकल शेड होते हैं, वो वहाँ डिपॉजिटेड होकर आपका ईयर वैक्स बनता है। तो सर ये जो स्किन है, ये जो स्किन है आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो स्किन है ये ही कंटिन्यू रहती है, और ये कंटिन्यू रहती आपकी टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन की आउटर लेयर में रहती है। आउटर लेयर ऑफ टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय द स्किन, ठीक है। और ये जो स्किन है वो कहाँ से कंटिन्यू रहती है, तो सर ये स्किन कंटिन्यू रहती है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो स्किन है वहाँ से ये कंटिन्यू रहती है। सर सेकंड सेकंड लेयर इज आल्सो नोन एज, सेकंड लेयर जो है, ये सेकंड लेयर बनती है जो टिम इसकी जो सेकंड लेयर है वो सेकंड लेयर बनती है आपकी इसके थ्रू। सर सेकंड लेयर है, इसको बोलते हैं अपन फाइब्रस लेयर, यानी कि ये फाइब्रस टिश्यू की बनती है जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। थर्ड वन इज द इनर लेयर जो कि बनती है बिल्कुल आपका म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर। थर्ड वन इज द म्यूकोजल लेयर जो कि म्यूकोसा मेम्ब्रेन की बनती है, ठीक है। अब सर बात आती है कि वहाँ म्यूकोसा मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी, तो ये जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो मिडल ईयर की म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, उससे कवर होगी। सर बाहर स्किन, मिडल फाइबर्स और अंदर की तरफ आपका म्यूकोसा मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यह, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान लेके जाऊंगा इस टॉपिक से थोड़ा सा हटा के। बस एक हल्का सा चीज़ ध्यान रखना कि ये जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर के ऊपर नर्व इनर्वेशन होता है, वो होता है वेगस नर्व। किसका नर्व इनर्वेशन होता है, वेगस नर्व का। और मैं यह वेगस नर्व को इस वजह से याद कर रहा हूँ, मैं इस वेगस नर्व को इस वजह से याद कर रहा हूँ क्योंकि सर आप सुनिएगा, समझिएगा और बताना मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। सुनना, समझना और बिल्कुल एक जो बेसिक प्रोसीजर है जो अपन हम हमेशा करते हैं, और उस प्रोसीजर के साथ में बहुत ही बेहतर और जो चीज़ आती है वो अपन देखने को मिलती है। अपन पढ़ते हैं कि जो आपका वेगस नर्व है, ये जो वेगस नर्व है ये 10th क्रेनियल नर्व है, अभी अभी बात किया था अपन ने,
कि 10th क्रेनियो टोटल क्रेनियल नर्व कितने थे? 12 पेयर, और उन 12 पेयर में से जो 10th नंबर पे वो कौन सा आपका वेगस नर्व। ये जो 10th नंबर का जो वेगस नर्व है, ये आपका पार्टिसिपेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन, सिंपैथेटिक फॉर्मेशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाता है। स्टार लगा लेना इस चीज को। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक की जो टोटल नर्व्स है 3 7 3, पैरासिम्पैथेटिक 3 7 9 10, S1 S2 S3, सेक्रम S1 सेक्रम S2 सेक्रम S3। यानी कि जो आपकी टोटल 12 पेयर क्रेनियल नर्व और 31 पेयर जो स्पाइनल नर्व होती है, इन 12 प्लस 31 में से ओनली 3 7 9 10 S1 S2 S3, ये 7 नर्व ही पूरे के पूरे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। सर मैं बात कर रहा हूँ वेगस नर्व की, तो आपका लाजमी बात है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें आएगा। सर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब जब स्टिमुलेट होगा, जब जब इसका इरिटेशन होगा, इरिटेशन से जब जब ये स्टिमुलेट होगा, तो इसके स्टिमुलेशन से हमेशा और हमेशा जो हार्ट रेट है वो तो कम होती है, और बॉडी की बाकी की जो रिएक्शंस है। अल्टीमेटली मैं बोलूँ तो मैं ये बोलूँगा कि जब जब आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होने की वजह से हार्ट रेट कम होती है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया कब होगा? जब आपका पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ वेगस नर्व स्टिमुलेशन। अब इधर आइए, सपोज कीजिएगा आपके ओपीडी के अंदर पेशेंट आया जो आपको ये कंप्लेन कर रहा है कि बाबूजी मेरे कान के अंदर कुछ घुस गया, कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, कोई भी लाइव ऑर्गेनिज्म है या डेड है, डजेंट मैटर, कोई भी आपका कोई ऑब्जेक्ट चला गया हो, ऐसा ही कुछ आपका वहाँ घुस गया, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर गया। आपने क्या किया कि अच्छा ठीक है अंदर कुछ है, चलो लेटो बाबूजी, अभी आपका सिरिंजिंग करते हैं। आपने सिरिंजिंग किया, सिरिंजिंग करते ही क्या हुआ कि जैसे ही आपने अंदर की तरफ वाटर इन्फ्लक्स किया, जैसे ही पानी अंदर की तरफ डाला, अंदर की तरफ आप मेरे को एक चीज बताओ, यदि आपने ज्यादा प्रेशर से पानी, हाई प्रेशर, अबनॉर्मल टेम्परेचर, अबनॉर्मल टेम्परेचर ऑफ वाटर, हाई प्रेशर ऑफ वाटर, यदि आपने अबनॉर्मल टेम्परेचर के थ्रू या अबनॉर्मल टेम्परेचर यानी ज़्यादा ठंडा पानी डाल दिया, या आपने ज़्यादा प्रेशर से डाल दिया, तो वो जो पानी है वो सीधा टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन पे जाएगा कि नहीं जाएगा? और जब वो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन पे सीधा जाएगा, तो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन की सबसे पहले वो कौन सी लेयर के कांटेक्ट में आएगा? आउटर लेयर, आउटर लेयर। और आउटर लेयर के ऊपर कौन सी नर्व का सप्लाई था आपका? आउटर लेयर पे कौन सी नर्व थी? वेगस नर्व। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही आपका आउटर लेयर के ऊपर इरिटेशन होगा, जैसे ही इरिटेशन होगा, तो इरिटेशन की वजह से वहां की जो नर्व है वो एक्टिव होगी, और जब वहां की नर्व एक्टिव होगी, तो वो वहां कौन सी नर्व है? वेगस नर्व। कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट थी? पैरासिम्पैथेटिक। और जब जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, तो तब क्या होता है आपका? ब्रेडिकार्डिया। इट मीन्स ये जो आपका सिरिंजिंग वाला जो प्रोसीजर है, ये पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया कर सकता है, पेशेंट के अंदर हार्ट ब्लॉक कर सकता है, ब्रेडिकार्डिया कर सकता है, और पेशेंट को क्या कर सकता है? हार्ट ब्लॉक कर सकता है। सपोज करो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो समझ पाओ। इस देखिएगा आपके पास कोई दादाजी आए, जिनकी एज है वो 70 प्लस है, और आज की डेट में जिनकी 70 प्लस डेट है, वो डेफिनेटली बीपी की गोलियां खाते हैं। और जो लोग ब्लड प्रेशर कम करने की गोलियां खाएंगे, वो करेंगे क्या? वो बीटा ब्लॉकर्स खाएंगे। और बीटा ब्लॉकर हमेशा और हमेशा क्या करेगी? हार्ट रेट को कम। सपोज करो वो गोली खा के घर से आए थे, आपने बिना हिस्ट्री लिए उसके अंदर पानी डाला, प्रेशर ज़्यादा था या पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, उसकी वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेट और ब्लॉक,
पहले से वो आपका बीटा ब्लॉकर खा के आया, बीटा ब्लॉकर खाने की वजह से आपका जो ऐसे नोड है वो वैसे ही कम काम कर रहा था, कम काम करने दिया जा रहा था उसको, ठीक है। और हार्ट रेट कम, ऊपर से सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से और हार्ट रेट कम। पहला हार्ट आपका हार्ट रेट गोली की वजह से कम, दूसरा आपका हार्ट रेट है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से कम, और दोनों मिलके उस पेशेंट का जो कंडक्शन सिस्टम है, इस कंडक्शन सिस्टम को टोटल ब्लॉक करेंगे। और जब जब पेशेंट का कंडक्शन सिस्टम ब्लॉक होता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हार्ट ब्लॉक या कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ही यही है कि पेशेंट का जो कंडक्शन सिस्टम है उसका ब्लॉक। अरे ये बहुत कॉमन वर्ड है, मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक से साइड में जा रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिस मत करना है इसको। तीन बहुत ही कॉमन चीजें होती है, पहला होता है आपका हार्ट अटैक, दूसरा होता है आपका हार्ट फेलियर, तीसरा होता है आपका कार्डियक अरेस्ट। तीनों चीजें बहुत कॉमनली पढ़ते हैं, बहुत कॉमनली सुनते हैं, लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं उनका बहुत रात इतना फर्क है। ठीक है, मेरे को अभी भी याद है जब मैं पीजीआई 2014 इंटरव्यू के अंदर बैठा था, पीजीआई चंडीगढ़ 2014 इंटरव्यू के अंदर बैठा था, तो इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था। ठीक है, कि मिस्टर अनिल कुमार जाखड़, व्हाट यू नो अबाउट हार्ट अटैक, व्हाट यू नो अबाउट हार्ट फेलियर, एंड व्हाट यू नो अबाउट द कार्डियक अरेस्ट। सर, हार्ट अटैक का मतलब होता है एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जब आपकी ब्लड सप्लाई स्टॉप होती है, जब आपकी ब्लड सप्लाई स्टॉप होती है, जैसे आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ना कोई रुकावट आती है, कोई खून का थक्का जमता है, जिसको अपन बोलते हैं कि इसमें ब्लॉकेज आ गए, एक ब्लॉकेज आ गया, दो आ गया, कोरोनरी आर्टरी में जैसे ही ब्लॉकेज होता है तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। दूसरा होता है आपका कोरोनरी, आपका कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का सीधा सीधा मतलब है आपका कंडक्शन सिस्टम, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि जो एस ए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एस, उसके बाद आपकी राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और पुर्किंजी फाइबर, यानी कि ये जो आपका कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, इस कंडक्शन सिस्टम के अंदर किसी भी टाइप का कोई अल्ट्रेशन आता है या सेसेशन आता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, जो कि इस पेशेंट में आने वाला है। तीसरा होता है हार्ट फेलियर, यानी कि आपका जो हार्ट है इसका काम होता है पंप करना, हार्ट का काम है नॉर्मली पंप करना, पढ़ते ही हार्ट इज ए ट्रिलिंग पंप, और पंप का काम ये होता है कि वो आगे की तरफ फॉरवर्ड आपके जो ब्लड है उसको हमेशा फॉरवर्ड साइड में पंप करता है। और जैसे ही वो पंप करता है तो पंप करने से क्या होता है कि अपनी बॉडी की जो नीड है, जो अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो एग्जीक्यूट होता है, वो पूरा होता है। अब हार्ट फेल क्या है? हार्ट फेल एक नॉर्मल सी कंडीशन है जिसके अंदर आपका हार्ट है वो उस हिसाब से पंप नहीं करे कि आपकी बॉडी की जो नीड है, बॉडी की जो डिमांड है वो पूरा हो सके, उस पर्टिकुलर वे में वो यदि पूरा का पूरा ढंग से यदि वो पंप नहीं करे, पंप नहीं करेगा तो डेफिनेटली जो आपकी बॉडी की नीड है वो पूरी नहीं होगी। और जब बॉडी की नीड पूरी नहीं होगी तो सर उस पेशेंट की उस कंडीशन में क्या होगा, माइग्रेन फेलियर या हार्ट फेलियर हो सकता है। तो सर मैं वापस इसी चीज़ पे आता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि यार ये जो वाला है आउटर लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं, आउटर लेयर में क्या होता है? आउटर लेयर में सर मैंने एक नर्व का नाम लिया, वो है आपका ये आपकी वेगस नर्व, कौन से नंबर की नर्व है? 10th नंबर की है, कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक है। कौन कौन सी और नर्व बनाती है याद रखना इसको, 3 7 9 10 S1 S2 S3 क्या करती है? हार्ट रेट को कम करती है सर। जैसे ही आप इधर से पानी का प्रेशर दोगे, पानी बहुत ज्यादा ठंडा होगा, क्या करेगा? वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, और वेगस नर्व स्टिमुलेट होने से क्या होगा सर? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होने से क्या होगा? हार्ट रेट कम होगा। यहाँ नर्स को क्या करना चाहिए सर? पेशेंट की कार्डियक मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अरे कार्डियक मॉनिटरिंग तो बाद में भी कर लेंगे, उससे पहले क्या करना है सर? नर्स को पूरा का पूरा पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है कि वो किसी टाइप की कार्डियक मेडिसिन तो नहीं कंज्यूम कर रहा है, किसी भी टाइप की, क्योंकि कार्डियक मेडिसिन जो अपनी होगी वो कहीं ना कहीं उसके इन्हीं रिएक्शंस के ऊपर, जो अपन चारों इफेक्ट पड़ते हैं हार्ट के, क्रोमोट्रोपिक ये जो अपन चारों इफेक्ट पड़ते हैं हार्ट के, उन्हीं के ऊपर ही तो काम करेगी वो। तो सर ये आपका हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। अगला क्या करना है सर? प्रेशर है उसको मेंटेन प्रेशर रखना है। क्या करना है सर? टेम्परेचर है वो एडिक्वेटेड बॉडी टेम्परेचर तक आप करो, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप पानी लो ताकि अंदर की तरफ से कोई इरिटेशन ना हो। क्लियर है?
नेक्स्ट बात करते हैं, जो भी अपन ने इसमें पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि यार तीनों लेयर, आउटर लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो बाहर निकला था आपका स्किन के साथ में, वेगस नर्व। दूसरा फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स या कोलेजन टिश्यू का बना होता है जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और थर्ड वन इज द म्यूकोजल लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर होती है। और इस इनर मोस्ट लेयर, ये जो इनर मोस्ट लेयर है, ये म्यूकोजा है, वो कंटिन्यू रहती है मिडिल लेयर की म्यूकोजा। सर चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड कंपार्टमेंट की बात करते हैं कि आपका जो मिडिल ईयर है, इस मिडिल ईयर का सेकंड कंपार्टमेंट कौन है? सेकंड कंपार्टमेंट ऑफ मिडिल ईयर। सर सेकंड कंपार्टमेंट ऑफ मिडिल ईयर के अंदर अपन पढ़ते हैं ऑडिटरी, सोजा ऑसिकल्स, पण असतो ना नक्की कायची क्लास केली जात असं ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी कि अपने ईयर बोन, बोन ऑफ मिडिल ईयर, मिडिल ईयर बोन। टोटल 6, टोटल कितनी थी? 6, 3 इन ईच ईयर। इनको सेपरेटली पढ़ा जाता है, याद रखना। देखो मैंने बोला था, मैंने स्कल बोला था सबसे पहले, स्कल के अंदर 22 बोन्स थी। कौन कौन सी? 14 फेशियल और 8 क्रेनियल बोन। 8 क्रेनियल के अलावा आपके 14 फेशियल के अलावा, यानी जो कान के अंदर की तरफ सिचुएटेड है, वो ये 6 स्कल में इंक्लूडेड नहीं होती। These 6 बोन आर नॉट इंक्लूडेड इनटू योर स्कल। ठीक है सर, ये है वो ईच 3 इन ईच, हर एक कान में 3 होती है। सुनिएगा, समझिएगा इसको। ये तीनों कौन कौन से देखिएगा सर। 3 बोन की बात कर रहे थे अपन, कौन कौन से तीनों बोन? वो सर ऑडिटरी ओसिकल्स, 3 बोन। सबसे पहली जो बोन है वो है आपका मैलियस। सबसे पहला जो बोन है वो आपका मैलियस, मैलियस आल्सो नोन एज हेमर बोन, आल्सो नोन एज हेमर बोन, हेमर बोन। हेमर का मतलब होता है हथौड़ा। सर पहली जो बोन है वो कौन सी है? मैलियस। इसी मैलियस बोन को क्या बोलते हैं? हेमर बोन, आल्सो नोन एज द हेमर बोन। सर ये जो मैलियस है ये फर्स्ट ऑडिटरी ओसिकल्स है। सेकंड वन इज द इनकस, incus also known as anevil, also known as anevil। and third one is stapes, third one is the stapes। मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ, stapes also known as स्टप, also known as तीनों बोन के बारे में मैं बात कर रहा था। जो इसका सेकंड कंपार्टमेंट है, इस सेकंड कंपार्टमेंट इज ऑडिटरी ओसिकल्स। टोटल 6 होती है, 3 इन ईच ईयर होती है। तीनों कौन कौन सी है? मैलियस, इनकस एंड सर मैलियस इज आल्सो नोन एज हेमर बोन, इनकस इज आल्सो नोन एज एनेविल एंड स्टेप इज आल्सो नोन एज। सर ये जो तीनों की तीनों बोन है, ये जो आपके तीनों बोन है, ये तीनों बोन ऑडिटरी ओसिकल्स, ऑडिटरी ओसिकल्स, ये जो ऑडिटरी ओसिकल्स है ये आपके तीनों की तीनों बोन
ये जो आपका ऑडिटरी वेसिकल्स है, ये ऑडिटरी वेसिकल्स ये जो ऑडिटरी वेसिकल्स है, ये जो ऑडिटरी वेसिकल्स है, तीनों वो अपन ने डिस्कस किया था, मैलियस, इनकस और स्टिफनेस। सर ये तीनों की तीनों बॉन्ड एक दूसरे से मूवेबल जॉइंट के साथ में अटैच्ड होती है। अटैच विथ ईच अदर, each other, attach with each other by movable joint का मतलब कि वो जॉइंट जिसके अंदर मूवमेंट प्रेजेंट हो। सर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये मूवेबल जॉइंट के साथ में अटैच होती है, क्योंकि अपन शुरू से पढ़ रहे हैं कि जैसे ही कोई साउंड वेव आती है और आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर वो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराती है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इन्हीं बोन्स के थ्रू आपके इनर ईयर में, इन्हीं बोन्स के थ्रू आपके इनर ईयर के अंदर आपका मैसेज ट्रांसमिटेड करते हैं। तो जब इन बोन के अंदर मूवमेंट नहीं होगा, जब ये बोन हिलेगी डुलेगी नहीं, तो ये जो मैसेज है वो आपके इनर ईयर तक कैसे पास होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन बोन के अंदर मूवमेंट होगा। साइनोवियल जॉइंट आप बोल सकते हो, यानी कि जो मूवेबल जॉइंट होता है इन जॉइंट इज नोन एज द साइनोवियल जॉइंट। सर एक डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर इसका जो जॉइंट है, इस जॉइंट का मूवमेंट रिटार्ड होता है। आपने सुना होगा ऑटो स्क्लेरोसिस, ऑटो स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है स्टिफनेस आना, स्टिफनेस आना यानी कि हार्डनिंग आना। ठीक है, जब किसी चीज में हार्डनिंग आती है तो उसको अपन स्क्लेरोसिस बोलते हैं। अरे सुना होगा आपने आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, दो बहुत कॉमन वर्ड है। जैसे भी अपन हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के बारे में बात किया था, वैसे दो कॉमन वर्ड और है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, आर्ट्रियो, आर्ट्रियो का मतलब आर्टरी, यानी कि जैसे जैसा के साथ में क्या होता है कि जो इलास्टिक मसल्स है, वो इलास्टिक मसल्स के अंदर रिजिडिटी आना स्टार्ट होती है, स्टिफनेस आना स्टार्ट होती है, जिसको अपन बोलते हैं आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। जो अपन पढ़ते हैं आपका सीएडी के अंदर, या फिर जब अपन एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ते हैं, उस टाइम अपन पढ़ते हैं कि सीएडी होने का कारण होता है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। और कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपका एथेरोमा बन जाए, प्लग बन जाए, कोई क्लॉट बन जाए, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाए, तो इस ब्लॉकेज को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब तो जो आपकी आर्टरी है, इस आर्टरी की वॉल के अंदर हार्डनिंग होना। अरे पढ़ते हैं अपन, आर्टरी है वो जैसे ही ब्लड पंप करता है तो ब्लड पंप, जैसे ही हार्ट ब्लड पंप करेगा, हार्ट ब्लड करते आपका जो आर्टरी है वो आर्टरी डायलेट होगा। अरे वो डायलेट कैसे हो सकता है, जब उसकी जो चारों तरफ की जो वॉल है, जो चारों तरफ की दीवार है, उस दीवार में इलास्टिसिटी होगी, तभी तो वो आपका डायलेट होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये जो इस वॉल है, इस वॉल के अंदर स्टिफनेस आना स्टार्ट होती है, इसमें रिजिडिटी आना स्टार्ट होती है, तो ये आर्टरी की वॉल है वो अब आर्टरी डायलेट होगी। और जब आर्टरी डायलेट नहीं होगी तो सोचो, पहले तो जो ब्लड है, ब्लड आती है आर्टरी इतनी डायलेट हो जाती थी तो ब्लड इजीली पास हो जाता। अब क्या हो रहा है, अब उम्र बढ़ने की वजह से आर्टरी है वो इतनी डायलेट नहीं हो रही, वो कम डायलेट हो रही है, और जब कम डायलेट हो रही है तो ब्लड इतनी सी जगह से बाहर निकल रहा है, और जब ब्लड छोटी जगह से बाहर निकलेगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि बढ़ेगा, बीपी हाई होगी कि नहीं होगी। इसी वजह से तो उम्र बढ़ने के साथ में बीपी होने लग जाती है। अब दूसरा और सुन लो, जब छोटी जगह से ब्लड निकलेगा, जब ज्यादा प्रेशर से ब्लड निकलेगा, तो वो अंदर की म्यूकोसा मेम्ब्रेन को आपका तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। और जब अंदर का म्यूकोसा मेम्ब्रेन डैमेज होगा, तो डैमेज होने की वजह से वहां धीरे धीरे
धीरे प्लग फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, एथेरोमा होना स्टार्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। मत भूलना दोनों वर्ड को, आर्टरीस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस। कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है आपका प्लग फॉर्मेशन होना, कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आना, इज एथेरोस्क्लेरोसिस। और आर्टरी के अंदर स्टिफनेस आना, आर्टरी की वॉल में स्टिफनेस आना, आर्टरी की जो दीवार होती है, यानी कि देखिएगा मैं थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ, लुक एट हियर, ये आपका आर्टरी है, और इस आर्टरी के अंदर, इस आर्टरी के अंदर आपका, इस आर्टरी के अंदर आपने पढ़ा होगा आर्टरी की 3 वॉल होती है, अंदर की जो है वो आपके इंटीमा होती है, इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। सेकेंड वन इज ट्यूनिका मीडिया, मैं ब्लू पेन से आपका मीडिया बना रहा हूँ। और आउटर लेयर इज ए ट्यूनिका एक्सटर्ना, आउटर लेयर इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये दिस वन इज ए ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना है वो सिरोसा है, इंटीमा है वो आपका एंडोथेलियम का बना हुआ है, एंडोथेलियल लेयर है, ठीक है। ये जो ट्यूनिका मीडिया है, इस ट्यूनिका मीडिया के अंदर होता है मसल्स फाइबर, इलास्टिक मसल्स प्रेजेंट होती है इसमें। और जब इस ट्यूनिका मीडिया के अंदर आपका इलास्टिसिटी डैमेज होने लग जाएगी, इसके अंदर रिजिडिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो रिजिडिटी लैप्स होने की वजह से ये जो आर्टरी आपका आर्टरी पूरा डायलेट नहीं होगा, आर्टरी कम डायलेट होगा, जो और बहुत सारी बीमारियां आपका क्रिएट करवाती है। इसी वजह से इसी कंडीशन को बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। सर मैं था अपना ऑडिटरी ओसिकल्स के ऊपर और बात कर रहा था। ऑडिटरी ओसिकल से मतलब मैलियसेंथस और स्टेपीज है, और इन तीनों बॉन्ड के बीच में मूवेबल जॉइंट होता है, मूवमेंट होता है, और ये जब मूवमेंट रिटार्ड होने लग जाता है तो उसकी वजह से एक डिजीज कंडीशन क्रिएट होती है जिसको अपन बोलते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस। इसके बारे में फर्दर कल जब मैं इसका डिजीज पोर्शन पढ़ूंगा तब और इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। सर नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मिडल ईयर इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ मिडल ईयर इज auditory tube. Next one is the auditory tube. Next one is the auditory tube. सुनिएगा इसको, समझिएगा। सर this one is your auditory tube. This one is the auditory tube. ये जो आपका auditory tube है, ये जो आपका auditory tube है, इसको अपन बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब, या बोलते हैं इसको यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब। सर ये जो ऑडिटरी ट्यूब है, इस ऑडिटरी ट्यूब को जब मैं मिडिल ईयर का इंट्रोडक्शन दे रहा था उस टाइम आपको बोला कि इस यूस्टेचियन ट्यूब का जो काम होता है वो होता है इस टिम्पेनिंग, जो आपका टिम्पेनिंग कैविटी है, इस टिम्पेनिंग कैविटी के अंदर का जो प्रेशर है उस प्रेशर को मेंटेन करना, प्रेशर को मेंटेन करना। ये जो प्रेशर अंदर का प्रेशर है, ये प्रेशर किसके थ्रू बना होता है? एयर के थ्रू। किसके थ्रू बना होता है? एयर के थ्रू। सर अब सुनिए, इस ट्यूब के थ्रू जो हवा है वो हवा यहाँ पे होता है आपका नासोफेरिंक्स, यानी कि दिस यूस्टेचियन ट्यूब इज ओपन इनटू दिस यूस्टेचियन ट्यूब। चलिएगा इसके बारे में लिख लीजिएगा, ऑडिटरी ट्यूब के बारे में कि सर ऑडिटरी ट्यूब के बारे में लिखना ओपन एट ओपनिंग लिखना बायलैटरल ओपनिंग। बायलैटरल ओपनिंग बोल रहा हूँ मतलब दोनों तरफ आप इसकी ओपनिंग है। कैसे सर? ईयर की तरफ तो इसकी जो ओपनिंग है, ईयर की तरफ जो इसकी ओपनिंग है वो होती है, ईयर की तरफ जो इसकी ओपनिंग है वो ओपनिंग होती है कहाँ पे सर? बेस ऑफ मिडल ईयर। यानी कि मिडल ईयर की जो कैविटी है उस मिडल ईयर की कैविटी के अंदर का जो बेस है वो इंफीरियर सरफेस है, बेस ऑफ मिडल ईयर लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा इंफीरियर
पार्ट ऑफ इंफीरियर पार्ट ऑफ मिडल ईयर। सर दूसरा तरफ लिखिएगा नेजोफेरिंक्स की तरफ, नेजोफेरिंक्स की तरफ लिखना। नेजोफेरिंक्स लिखना। नेजोफेरिंक्स में जो इसकी ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज presented near ट्यूबुलर टॉन्सिल, नियर ट्यूबुलर टॉन्सिल, यानी कि जो अपने ट्यूबुलर टॉन्सिल्स होते हैं उनके जस्ट पास में नेजोफेरिंक्स के अंदर आपके टॉन्सिल्स होते हैं, ट्यूबुलर टॉन्सिल्स। उन ट्यूबुलर टॉन्सिल्स के जस्ट पास में आपका यूस्टेचियन ट्यूब है वो ओपन होता है। सर इसकी जो ओपनिंग है, ओपनिंग इसकी जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग है वो होती है, इट विल ओपन ड्यूरिंग, it will open during movement of jaw, यानी कि जब जब आपका ये जो मैंडिबल है, जब जब आपका जो मैंडिबल है ये जब जब मूवमेंट करेगा तो इसके मूवमेंट के साथ में ही, इसके मूवमेंट के साथ में ही आपका जो यूस्टेचियन ट्यूब है वो ओपन होगा, अदरवाइज यूस्टेचियन ट्यूब इज ऑलवेज क्लोज्ड, हमेशा और हमेशा क्लोज रहता है, ओपन नहीं होता। ये तभी ओपन होगा जब आपका ये आपका जो मैंडिबल है ये मूवमेंट करेगा, जब आपका जो मूवमेंट करेगा, जब आपका जबड़ा मूवमेंट करेगा तो ही आपका यूस्टेचियन ट्यूब है वो ओपन होगा। सर इट विल ओपन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ जो, ठीक है। सर अगला यदि मैं बात करूँ इसके लेंथ की, तो इसका जो टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ होता है 2.5 टू 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 टू 3.5 सेंटीमीटर। सर देखिएगा मैंने बोला है अभी कि इसका जो ओपनिंग है वो ओपनिंग क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी ओपनिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यदि आपका यूस्टेचियन ट्यूब ओपन नहीं हुआ, यदि आपका यूस्टेचियन ट्यूब ओपन नहीं हुआ तो यहाँ का जो प्रेशर है वो प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाएगा, और जब प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो आपका मिडिल ईयर का प्रेशर अल्टर्ड होगा, और मिडिल ईयर प्रेशर अल्टर्ड होने की वजह से अपन देखते हैं कि बहुत सारी कंडीशन है वो अपने को देखने को मिलती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सुनना, इसको समझने की कोशिश करना। यार देखा होगा जब कभी भी अपने को सर्दी या जुकाम होता है तो सर्दी या जुकाम होने के साथ में अपन देखते हैं कि आपका जो कान है वो भारी होने लगता है, ठीक है। देखते हैं जैसे जुकाम हुआ, जुकाम होते ही आपका जो कान है वो भारी होने लगता है, कानों में ऐसा लगता है कि हेवीपन हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इसकी जो ओपनिंग है वो नेजोफेरिंक्स में है। जब जुकाम लगा हुआ है तो डेफिनेटली अपने को राइनाइटिस है या फेरिंजाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, राइनाइटिस है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो नेजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन और फेरिंक्स की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, इन होने की वजह से, एडिमा होने की वजह से ट्यूब की जो ओपनिंग है वो प्रॉपर नहीं रहेगी, और जब इस ट्यूब की ओपनिंग नहीं रहेगी तो डेफिनेटली ये ट्यूब है इसके चारों तरफ तो सूजन आई हुई है। अब इसके सूजन आई हुई है तो आप खुद सोचो ये आगे की तरफ हवा पास कर पाएगी क्या, और जब आगे की तरफ हवा नहीं जाएगी या आप उधर से हवा नहीं आएगी तो अंदर का जो प्रेशर है, जिस प्रेशर को ये ट्यूब मेंटेन करके चल रही थी, वो प्रेशर तो अल्टर्ड हो गया, और जैसे ही प्रेशर अल्टर्ड हुआ, प्रेशर अल्टर्ड होते ही अपन देखते हैं कि यार आपका जो कान है उन कानों में हेवीपन दिख रहा है क्योंकि कानों का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। सर यहीं अपन खत्म करते हैं इस वाले कंपार्टमेंट को। अभी तक अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी है मिडिल ईयर में। पहला पढ़ा था टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, दूसरा पढ़ा था ऑरिफिकल्स, और तीसरा पढ़ा था अपन यूस्टेचियन। डियर 3 चीज़ें इसकी और बची है मिडिल ईयर की। एक बच्चा आपका मेस्टोइड प्रोसेस, दूसरा बच्चा ओवल विंडो, और तीसरा बच्चा आपका राउंड विंडो, जो कि अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।